सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज गुजरात दौरे के लिए भावनगर में पहुंचे। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने ये कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है और आत्मनिर्भर भारत ही इसका समाधान है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य को नकारा और लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, जिससे विकास रुका। आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी भारत समुद्र को सबसे बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने जोर देकर कहा कि सच्चे अर्थ में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरों पर निर्भरता है और इसे हम हराना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। पीएम ने बताया कि जीएसटी में कमी की वजह से बाजारों में रौनक बढ़ेगी। भारत जो भी लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा कर लेता है, चाहे सोलर क्षेत्र हो या फिर पोर्ट सेक्टर हो। पोर्ट कनेक्टिविटी दोगुनी हो चुकी है और शिप अराउंड टाइम अब सिर्फ 1 दिन रह गया। नए पोर्ट तेजी से विकसित हो रहे हैं और 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया।
पीएम मोदी ने खुलासा किया कि हर साल 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को किराए में दिए जाते हैं, जो भारत की रक्षा बजट के बराबर है। इसके अलावा वे लोथल भी जाएंगे, जहां निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी कार्यों की जानकारी लेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કે भाई 100 दुखों की एक दवा, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें चुनौतियों से टकराना होगा। हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा और अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के बेलाड पियर पर स्थित अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन किया, जो क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया। ये टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को मजबूत करेगा, मुंबई को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। ये टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला है और हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। साथ ही एक साथ 5 क्रूज जहाजों को ठहराने की क्षमता भी है। MICT में 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, जो यात्रियों को तेज और सहज अनुभव प्रदान करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई का समुद्री इतिहास बहुत समृद्ध है और ये हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से जुड़ा हुआ है जिसके तहत भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वैश्विक क्रूज हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। टर्मिनल के साथ साथ कई और इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई, जिनमें विक्टोरिया डॉक पर नवीनीकृत फायर मेमोरियल, पोर्ट हाउस, इवेलिन हाउस और हेरिटेज लाइटिंग और सागर उपवन गार्डन भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का मकसद सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करना है। तो MICT से भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जो न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा। ये टर्मिनल मुंबई को एक वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिहार की राजनीतिक दुनिया में इस समय एक नया विवाद गरमाया है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर अचानक से हलचल मची है। शुक्रवार को रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर अब राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर चर्चा शुरू हुई। इस पोस्ट में रोहिणी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। हालांकि उनकी इस पोस्ट की वजह से परिवार के भीतर और पार्टी के अंदर हल्की फुल्की खींचतान की खबरें सामने आई और इसी के चलते रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट को पब्लिक से प्रोटेक्ट कर लिया। यानी अब उनके पोस्ट सिर्फ फॉलोअर्स तक सीमित रहेंगे और बाकी लोग इन्हें नहीं देख पाएंगे। अब ये पूरा मामला क्या था वो भी आपको बताते हैं। शुक्रवार को दरअसल एक पोस्ट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि। रोहिणी किस बात से नाराज है, इस पोस्ट से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन आरजेडी सांसद संजय यादव और तेजस्वी यादव के सलाहकार को लेकर कहीं न कहीं ये विवाद बताया जा रहा है और कुछ भी कारण हो सकता है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव पहले ही संजय का नाम लेकर बिना उन्हें जयचंद बताया था, हालांकि नाम नहीं लिया था। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव की निकटता इसे और विवादित कर रहा है, उसको भड़का रहा है। और देखिए, आलोचना से बचने के लिए अब उन्होंने अपने अकाउंट को कर लिया है प्राइवेट। बिहार के राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि रोहिणी के इस कदम के पीछे दो मुख्य वजह हो सकते हैं। पहला ये
कि उन्होंने अपनी निजी राय को लेकर संभावित आलोचना से बचने के लिए अकाउंट को प्राइवेट किया। दूसरा ये कि परिवार और पार्टी के नेताओं के बीच किसी भी तरह के विवाद को बढ़ने से रोकना। सोशल मीडिया पर रोहिणी के पोस्ट का तेजी से वायरल होना और उसके बाद अकाउंट का प्राइवेट करना जनता और राजनीतिक पार्टी दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी में दिखाई दे सकता है आंतरिक मतभेद। इस मामले ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। चुनाव से पहले लालू परिवार और आरजेडी के नेताओं के हर कदम पर मीडिया और जनता की नजर है। रोहिणी आचार्य के इस कदम ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या पार्टी में आने वाले समय में किसी तरह का विभाजन या फिर आंतरिक मतभेद दिखाई दे सकता है। हालांकि रोहिणी ने अभी तक इस विवाद पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनके अकाउंट को प्राइवेट करने के बाद यह साफ है कि वे फिलहाल अपने निजी और राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों का असर राजनीतिक माहौल पर जल्दी दिखता है और ये चुनावी रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। रोहिणी के अगले कदम पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप ने पूरे देश को हैरान कर दिया, जिसमें कथित तौर पर HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी CRPF के एक जवान से लोन रिकवरी को लेकर फोन पर बदतमीजी करती हुई अपशब्दों का इस्तेमाल करती हुई सुनाई दी। इस ऑडियो में महिला जवान का और उनकी नौकरी का मजाक उड़ाती हैं, उन्हें अनएजुकेटेड बताती हैं और साथ ही अपमानजनक टिप्पणियां करती हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी है। मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया है, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 15,35,000 तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया है, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 15,35,000 तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। वायरल पोस्ट वाली लड़की पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि HDFC बैंक ने साफ किया कि क्लिप में दिख रही महिला उसकी कर्मचारी नहीं है। कई यूजर्स ने बैंक को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की अपील की थी, जबकि कुछ ने इसे राष्ट्र विरोधी व्यवहार करार दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने महिला की पहचान अनुराधा वर्मा के रूप में की, जो मुंबई की कथित बैंक कर्मचारी बताई जा रही है। एक्स पर ट्रेंडिंग पोस्ट में लोग कह रहे हैं कि बैंक को ऐसी एजेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। कुछ यूजर्स ने RBI को टैग किया। बाद में एक माफी वाला ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो कम नहीं हो रहा। क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? भेज दो, मेरे को भेज दो। करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को आपने मुझे। देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखाड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। हाँ। जो सर्विस सर्टिफिकेट बना है ना, हाँ वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला? किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट तो निकाल के भेजो। रखा है ना। हाँ? बेचारी जैसा लोन पे जी रहे हो। जाओ ना, तुमको जो खाने को खाड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो भेजो भेजो। तो वहीं बैंक ने स्पष्टीकरण जारी किया। HDFC बैंक ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि ये आचरण उसके मूल्यों को नहीं दर्शाता है। कई पोस्ट में उसे गलत तरीके से HDFC बैंक की कर्मचारी बताया गया। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये महिला HDFC बैंक की कर्मचारी नहीं है। क्लिप में सुनाई देने वाली आवाज का व्यवहार ना तो स्वीकार्य है और ना ही एक संगठन के रूप में हमारे मूल्यों को दर्शाता है। HDFC ने किस तरीके से, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर NCIB ने बैंक को लताड़ लगाई है। कहा कि रिकवरी एजेंट को अथॉरिटी लेटर देने वाली बैंक भी जिम्मेदार है। ग्राहक की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बार फिर से सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया और ड्रोन, स्निफर डॉग और अतिरिक्त फोर्सेस के साथ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 2 से 3 आतंकी अभी भी जंगलों में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में अभियान जारी है। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों की तरफ से की गई फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए। घायल सैनिक को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आज उनके शहीद होने की खबर आई और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की और जिसमें एक आर्मी के जवान को गंभीर चोट आई है। आनन फानन में उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई। सेना ने शहीद जवान को सलामी दी है।
और मैं देखिए उधमपुर के डूडू क्षेत्र में गुलदुरु नल्ला के पास मुठभेड़ हुई। 2 जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी जिसमें एक एसपी और एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। सुरक्षा बलों ने रात भर कॉर्डन बनाए रखा और शनिवार सुबह से फिर से सर्च रिज्यूम किया। डोडा किश्तवाड़ की सीमा पर भी निगरानी बढ़ा दी गई और उधमपुर के जो ऊंचाई वाले दूर दराज के वन क्षेत्र हैं, शुक्रवार को आतंकवादियों की तलाश में वहीं पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो विशेष अभियान समूह है वो टीम संयुक्त रूप से शामिल हुई। इस दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी हुई। सेना ने कहा कि शहीद की बहादुरी और टीम की वीरता कभी भुलाई नहीं जाएगी। पूरे देश से शहीद के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभियान जारी है और सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद करने की मांग की गई। दिल्ली के जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को एक लेटर लिखकर नवरात्रि में नॉनवेज शॉप्स बंद रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स भी सड़कों पर निकलेंगे, पहले हाथ जोड़कर बंद करने के लिए कहेंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं माने तो शिकायत करेंगे। विधायक ने कहा कि उन्होंने नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी मैंने ये मांग की थी कि 80% दुकानें बंद रही थी। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। और देखिए विधायक ने पत्र लिखकर सीएम से कहा कि नवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके आगे उन्होंने सरकार से निवेदन भी किया कि दिल्ली वासियों की धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए पूरे दिल्ली में नवरात्रि के दौरान सभी मीट और मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपकी सकारात्मक पहल के लिए दिल्ली वासी अत्यंत आभारी रहेंगे। तो वहीं बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा इससे पहले भी मीट की दुकानें बंद करने को लेकर अपील कर चुके हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भी उन्होंने मीट की दुकानें बंद करने को लेकर सरकार से अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जो लोग अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे उनकी दुकान बंद करवाई जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर सत्ताधारी एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए प्रशांत किशोर जमीनी मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार को उठाकर नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके आक्रामक तेवर और बिहार में बढ़ता हुआ प्रभाव एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी को अलर्ट मोड पर ले आया। बीजेपी की बैठकों में पीके फैक्टर को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है क्योंकि उनके मुद्दे विपक्षी दलों से ज्यादा प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंच रहे हैं, जिससे एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका बढ़ गई है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे पार्टी बैकफुट पर है। उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को निशाने पर लिया। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप मालिकाना हक पर सवाल उठाए थे और पीके ने एनडीए को असहज कर दिया। बीजेपी इन आरोपों को तथ्यहीन बता रही है, पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पीके की जन स्वराज पार्टी को घाटे में चलने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा कैसे मिल रहा है। अब देखिए बीजेपी को उम्मीद है कि सवर्ण वोटर और युवा मतदाता पीके के साथ नहीं जाएंगे। पार्टी पिछले चुनाव के आंकड़ों का हवाला देती है, जहां उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी, चिराग पासवान की पार्टीज को मिलकर 11% वोट मिले थे। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि सवर्ण युवा वोटर लालू तेजस्वी के जंगलराज की वापसी से बचने के लिए एनडीए के साथ हैं।